नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली में ईडी की बड़ी कार्रवाई। हेराल्ड हाउस, एजेएल समेत 12 जगहों पर छापेमारी। सोनिया राहुल से पूछताछ के बाद ईडी का नया एक्शन। शिक्षा भर्ती घोटाले में ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी। अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के घर और दुकान पर पड़ा छापा। पूर्वायन हाउसिंग से एक डायरी हुई बरामद। पात्राचौल घोटाले में संजय राउत पर ईडी ने तेज की कार्रवाई। राउत से जुड़े 2 ठिकानों पर मुंबई में पड़ा छापा। सर्च ऑपरेशन शुरू। गोवा बार विवाद पर सोनिया गांधी पर स्मृति ईरानी पड़ी भारी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेताओं को फटकारा। कहा, स्मृति ईरानी या उनकी बेटी रेस्टोरेंट की मालिक नहीं। आतंक पर अमेरिका का सबसे बड़ा प्रहार। मोस्ट वांटेड आतंकी अल जवाहिरी को अमेरिकी ड्रोन ने मार गिराया। आज की सबसे पहली खबर नेशनल हेराल्ड केस में ईडी के बड़े एक्शन की करते हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने दिल्ली में बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नेशनल हेराल्ड के दफ्तर के साथ साथ 12 जगहों पर छापेमारी की। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ के बाद ईडी ने नया एक्शन लिया है। जब ईडी की टीम नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची तो वहां सिवाय गार्ड के कोई नहीं था। पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत छापेमारी की गई ताकि ज्यादा सबूत इकट्ठा किए जा सकें कि रुपए का लेन देन किस किस के बीच हुआ है। दिल्ली के अलावा कोलकाता और मुंबई में भी कई जगहों पर रेड मारी गई, जिससे राहुल गांधी बौखला गए और फेसबुक पोस्ट करके बोले, ना हम डरेंगे ना इन्हें डराने देंगे। डॉक्टर साहब, हेराल्ड हाउस में छापेमारी करने की क्या वजह रही? देखिए, जो पूछताछ हुई सोनिया गांधी और राहुल गांधी से, उन्होंने कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि जो यंग इंडियन कंपनी है वो तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें एक पैसा का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और यंग इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई वो देश भर में सेक्युलरिज्म के प्रचार प्रसार के लिए बनाया। तो ईडी ने पूछा कि जो 90 करोड़ रुपए आपने लोन दिए वो किस वजह से दिए? अब इसका हिसाब किताब तो होना पड़ेगा। उसी की तलाश में गई है ईडी कि इन लोगों ने जो जवाब दिए और ज़मीनी हकीकत, अगर पैसा नेशनल हेराल्ड को गया तो नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में उसका हिसाब किताब तो होगा जी। इसलिए 12 जगहों पे छापेमारी की गई है। कहाँ कहाँ? श्रीनगर में, इंदौर में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह जहाँ जहाँ के बारे में उनको ये थी, वो दस्तावेज ढूंढने वहाँ पे गए हैं। अब समस्या ये है, कांग्रेस पार्टी को ये मालूम है कि ये इसमें फंसने वाले हैं, इसलिए इसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी ने कह दिया, ना हम डरे हैं ना डरने देंगे। वही पुरानी घिसी पीटी बातें, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आईटीओ भेज दिया जी। भाई ईडी काम कर रही है, आप उस पर दबाव डालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? भैया आपने अगर कुछ नहीं किया है, आपको तो बिल्कुल ही सैंग्विन रहना चाहिए। लेकिन नहीं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऊपर ईडी कार्रवाई कैसे कर सकती है? इस मनोदशा से कि हम तो देश के मालिक रहे हैं, हमारे ऊपर कार्रवाई करने वाले कौन हैं? अब परेशानी ये है कि जहाँ जहाँ छापेमारी हो रही है, जैसे मैं दिल्ली का एक एग्जाम्पल दे दूँ आपको, ये तो कहते भाई नॉन प्रॉफिट, 2009 में आपने ले लिया इसे, तो फिर आपने किराया क्यों लगा दिया भाई? वहाँ पे 2 ऑफिसेस चल रहे हैं, एक टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, और वहाँ पे फॉरेन मिनिस्ट्री को आपने दे दिया पासपोर्ट हाउस बनाने के लिए। किराया कितने आ रहे हैं? 87 लाख रुपए पर मंथ। कौन खा रहा है? किसके पास जा रहा है? प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो अब तो वो नेशनल हेराल्ड हाउस बेसिकली यंग इंडियन की प्रॉपर्टी है। तो ये ईडी पता लगाएगी कि भाई आपने तो कह दिया, भाषण देकर के चले आए कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये जो किराया जो चल रहा है, और तो और लखनऊ में,
3rd फ्लोर पे, वो नेहरू फ्लोर कहते हैं उसको, वहाँ पे दारू का दुकान चल रहा है, वहाँ पे बार चल रहा है। तो नेहरू जी के नाम पे वहाँ पे आप बार खोलें और बार को लेकर के इतनी सारी सवाल जवाब स्मृति ईरानी से, तो ये सारे सवाल जवाब तो देने पड़ेंगे। दरअसल ईडी ने ये कार्रवाई इसलिए की है क्योंकि ईडी उस रास्ते इन्वेस्टिगेशन को लेकर के जा रही है जहां राहुल गांधी और सोनिया गांधी को ईडी गिरफ्तार कर सके। जी डॉक्टर साहब, ईडी ने अब ताबड़तोड़ छापेमारी करना शुरू कर दिया है, चाहे कोई भी केस हो और कोई भी पार्टी के बड़े नेता हो। ईडी अपनी कार्रवाई में ढील नहीं दे रही है। नेशनल हेराल्ड केस में छापेमारी के साथ साथ ईडी ने शिक्षा भर्ती घोटाले में भी अर्पिता के नए ठिकानों पर छापेमारी की। इस बार ईडी ने अर्पिता के कोलकाता वाले घर और दुकान पर छापा मारा है, वो भी ताला तोड़कर, जिसमें एक डायरी बरामद हो गई। ये दुकान नेल आर्ट की थी। कोलकाता में ये छापेमारी 6 जगह हुई है, आनंदपुर भी इसमें शामिल है। डॉक्टर साहब, ये छापेमारी कहां तक जाएगी? देखिए, ये छापेमारी उस निशानदेही पे हो रही है जो पूछताछ के दौरान और जो पुराने फ्लैट्स में जो डायरियां मिली हैं। ईडी जानना चाह रही है कि भाई ये जो पैसे आए थे वो कौन लेकर के आता था, कौन लेकर के जाता था। ये दोनों बता नहीं रहे, ये दोनों सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं। जो खबर आ रही है कि अर्पिता ने तो बहुत सारे नाम बताए हैं, कुछ मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। ईडी इन सारी चीज़ों को कंफर्म करना चाह रही है कि ये नेटवर्क कितना बड़ा था, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, ये पैसा किसका था। और इसी तहत आज कलकत्ता में 6 ठिकानों के ऊपर छापेमारी की गई है। आगे आने वाले दिनों में और भी जगहों पे छापेमारी की जाएगी। कलकत्ता और कलकत्ता के बाहर वो तमाम प्रॉपर्टीज़ जो पार्थो चटर्जी के पास थे, उन सब के ऊपर ईडी की नज़र है। निशाना बस एक है कि ये पता करना ज़रूरी है कि जो नोटों का पहाड़ और कहाँ है और ये पैसे आए कहाँ से, किसके लिए आए और किसे ये भेजा जा रहा था। जी डॉक्टर साहब, कैशलोक के राज खोलने के लिए ईडी के हाथ एक और डायरी लग गई है, लेकिन संजय राउत के दबे राजों को और घोटालों को खोलने के लिए ईडी ने अपना पहला कदम बढ़ा दिया है। आज ईडी ने संजय राउत के 2 करीबियों के ठिकानों पर मुंबई में छापेमारी की है और 2 लोगों को समन भेजा जा चुका है। इस छापेमारी में ईडी को कुछ कागजात हाथ लगे हैं। इस घोटाले में पहले से गिरफ्तार प्रवीण राउत को संजय राउत का फ्रंटमैन करार दिया गया है। आज प्रवीण और संजय को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी हो सकती है। डॉक्टर साहब, ईडी ने किन 2 करीबियों पर छापेमारी की है? देखिए, ये जो पूरा नेटवर्क जो चला रहे थे संजय राउत, वो दरअसल बाकी तमाम लोग उनके फ्रंट मैन की तरह काम कर रहे थे। ये कोर्ट ने भी मान लिया जी। अब ईडी, चूंकि ये बहुत ही पॉलिटिकली सेंसिटिव मैटर है, इसलिए किसी का खुलासा नहीं कर रही कि कहाँ उन्होंने किया, क्यों किया, कौन लोग थे। लेकिन एक बात को लेकर के संजय राउत की नींद उड़ी हुई है कि प्रवीण राउत को सामने बिठा करके उनसे पूछताछ की जाएगी। अब बॉस और उसका एम्प्लॉई आमने सामने होगा। अगर प्रवीण राउत ने ये कह दिया कि हम सारी चीज़ें संजय राउत के कहने पे कर रहे थे, तब तो राउत साहब लंबा नप जाएंगे। 3 दिन मतलब 4 तारीख तक वो ईडी कस्टडी में है। ईडी को बहुत मेहनत करनी है, बहुत किस्म के सबूत को इकट्ठा करना है कि ताकि जब 4 तारीख को फिर से इन्हें कोर्ट में पेश किया जाए तो ईडी इनकी और भी रिमांड मांग सके। जैसे बाकी लोग जेल के अंदर हैं, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, वैसे ही इनके खिलाफ भी सबूत इकट्ठा करने का ये प्रकरण है। और ईडी के सूत्र बता रहे हैं कि दे हैव गॉट सफिशिएंट मटेरियल। बहुत सारे ऐसे दस्तावेज भी हाथ लग गए हैं जिससे संजय राउत का बच पाना
बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, ईडी की कार्रवाई से विपक्ष परेशान है और लगातार मोदी सरकार की बदले की कार्रवाई बताता है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी इन विपक्षियों की हरकतों पर फटकार लगाई है। गोवा रेस्टोरेंट बार पर विवाद के बीच हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की। मामले पर सुनवाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय मंत्री स्मृति और उनकी बेटी किसी बार की मालकिन नहीं है, ना ही उन्होंने कभी उस रेस्टोरेंट के संबंध में किसी लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। ये सब कुछ कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। डॉक्टर साहब, सोनिया गांधी पर वैसे तो स्मृति ईरानी भारी पड़ गई है, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने भी जबरदस्त फटकार लगाई। देखिए, सत्य जो है वो थोड़ी देर के लिए परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होता। जब ये खबर आई थी उस दिन हमने कहा था कि ये जो रेस्टोरेंट और बार जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी के दो बुजुर्ग नेता बात कर रहे हैं, उन्होंने कोई सबूत नहीं दिए। सबूत के नाम पे उनके पास सिर्फ एक आर्टिकल है जो ये लायर वायर किस्म की जो प्रोपेगेंडा फैलाने वाले झूठे पत्रकारों के द्वारा किया गया था। और इसका आधार क्या था? तो एक यूट्यूब पे चल रहा एक टेलीविज़न प्रोग्राम का वीडियो, जिसमें वो जो खाने पीने का प्रोग्राम होता है उसमें इनकी बेटी का इंटरव्यू वो वायरल करके बताया जा रहा था। अब इतनी ही बेवकूफ़ है ये लोग, ये समझ में नहीं आया था। अगर आप किसी को किसी बार की मालकिन बता रहे हैं या किसी को बता रहे कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, वो यूट्यूब के वीडियो से प्रूफ होगा या लायर वायर क्विंट फिंट के आर्टिकल से प्रूफ होगा, या फिर आपको वो दस्तावेज देने पड़ेंगे जिसे कोर्ट मान लेगी। कोर्ट में आपने कुछ नहीं साबित कर सका, इसलिए जज साहब नाराज हो गए जी। उन्होंने फटकार लगा दी। उन्होंने कहा कि भाई जिस रेस्टोरेंट के बारे में बातचीत हो रही है वो उसका स्मृति ईरानी या उसकी बेटी से कोई लेना देना नहीं है। अब ये नेता बिल्कुल ही एक्सपोज हो गए हैं। आदर तो इनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी या फिर सजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि अब आइंदे वो किसी भी नेता के ऊपर कोई इस तरह के आरोप लगाएंगे तो यही होगा, लोग यही कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ अफवाह और झूठ फैलाती है। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। लोया की मौत के केस में इसी तरीके से राहुल गांधी ने बवाल मचाया था। ये तमाम कांग्रेस के भोंपुओं ने सोशल मीडिया में बवाल क्रिएट किया था। क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इनका मुंह काला हो गया। फिर इन्होंने राफेल के ऊपर बवाल मचाया था। यही इसी तरह के पत्रकार, इसी तरह के फ्रॉड दलाल किस्म के लुटियन जोन के जो दलालों का जो पूरा गैंग है, उनके कहने पे राहुल गांधी को फिर माफ़ी मांगनी पड़ी। राहुल गांधी को ये केस आया। इस तरह के तमाम केस में आज अभी तक कोई भी भ्रष्टाचार के मुद्दे के ऊपर विपक्ष कुछ साबित नहीं कर सका है और हर बार ये झूठ के ऊपर अपनी पूरी थ्योरी क्रिएट करते हैं, सोशल मीडिया के जरिए बदनामी करने का काम करते हैं लोगों को, और जब मसला कोर्ट में पहुंचता है तो इनको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, आज की आखिरी खबर में बात करेंगे आतंक पर हुए सबसे बड़े प्रहार की। मोस्ट वांटेड ग्लोबल टेररिस्ट अल जवाहिरी को मार दिया गया है। अल जवाहिरी के खिलाफ ऑपरेशन 6 महीने पहले शुरू हुआ था, जिसके बाद 2 महीने पहले अल जवाहिरी की तलाश को और तेज किया गया। बाइडेन के ऑर्डर के बाद ही अल जवाहिरी का काबुल में घुसकर एनकाउंटर कर दिया गया। जवाहिरी काबुल में सेफ हाउस में छिपा था। रविवार सुबह जैसे ही वो बालकनी में आया तो ड्रोन स्ट्राइक से मारा गया। अल जवाहिरी अमेरिका में हुए 9/11 के आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता था। डॉक्टर साहब, ये आतंक के खिलाफ कितनी बड़ी जीत मानी जाए? देखिए, बहुत बड़ी स्टोरी है ये, इंटरनेशनल रेमिफिकेशन है इसका। पहली बात ये कि एक बार फिर से पाकिस्तान जो है इसमें एक्सपोज हो गया जी। जब दोहा में करार हुआ था, अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके हिस्सा थे। वहां अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने अमेरिका को ये आश्वासन दिया था कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आ जाएगी तो ऐसे किसी व्यक्ति को, ऐसे किसी संगठन को अफगानिस्तान में जगह नहीं मिलेगी जो अमेरिका के लिए थ्रेट है जी। लेकिन हुआ क्या? अल जवाहिरी मिल गया। कहाँ मिला? वो मिला है, जैसे दिल्ली में लुटियन जोन है तो काबुल के लुटियन जोन में, वहाँ से 1 किलोमीटर दूर इंडियन एम्बेसी है।
2 किलोमीटर दूर अमेरिकन एम्बेसी है। और ये भाई साहब अल-जवाहिरी ये वहीं से ऑडियो भेजा करते थे। अभी आपको याद होगा हिजाब का केस आया तो वहां से बाकायदा ऑडियो रिलीज किया गया था। वो बहादुर उडुपी की जो बहादुरी लड़की, उसके बारे में कसीदे उसने पढ़े थे। चला गया 72 हुरों के पास। आज क्यों गया, इसके ऊपर पहले से इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि वहाँ पे छुपाया गया है। किसने छिपाया, तो वो हक्कानी नेटवर्क के से जुड़े लोगों का वो घर है। हक्कानी कौन लोग हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित टेररिस्ट ग्रुप है। अब हक्कानियों के घर में मतलब पाकिस्तान के संरक्षण में, आईएसआई के संरक्षण में ये आतंकी वहाँ रह रहा था। लेकिन एक दिक्कत थी उसकी, वो रोज़ सवेरे सवेरे अपने बालकोनी में बैठता था। ये कई महीनों से इसकी जांच, इसका उसके पूरे हैबिट को देखा गया। तो चाय पीने के लिए आज फिर सवेरे 6:15 बजे वो बालकोनी में आनंद लेने के लिए आया बाहर, और हेलफायर ये जो RX-5 मिसाइल जो ड्रोन से मारा गया, अगल बगल कहीं कोई क्षति नहीं, सीधा टिकट इसका कट गया 72 हुरों के लिए। एक आतंकी की मौत हुई है। दुनिया को जश्न मनाना चाहिए कि खतरा टला है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।